तो अब जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो ये आता है कि समाज कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करे। समझ गए आप? मतलब क्या हुआ कि आप सब कुछ तो बना नहीं सकते हैं, आपके पास संसाधन सीमित हैं, तो आप या तो ये बना पाओगे या ये बना पाओगे। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, अब मुझे एक बड़ा घर खरीदने का मेरा सपना है, मुझे एक बहुत बड़ा घर खरीदना है, लेकिन साथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि यार मुझे कार भी खरीदनी है, तो या तो मैं कार खरीद लूं या फिर मैं घर खरीद लूं, एक ही चीज खरीद सकता हूं। इसी तरह से आप जब सामाजिक स्तर पर देखोगे तो समाज के पास, मान लीजिए हमारे देश में टोटल 135 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करने वाली उम्र में नहीं है। जैसे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग काम करने वाले जो श्रमिक की उम्र मानी जाती है उसमें नहीं है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपना काम कर लिया है, वो भी उस उम्र में नहीं आते हैं। अब जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को लगा करके हम कुछ काम करा सकते हैं। जब ताजमहल बनवाया गया था तो उन्हीं लोगों से खेत में भी काम कराया जा सकता था, लेकिन किसी ने ताजमहल बनवा दिया, है ना। तो क्या काम करना है, समाज के लिए क्या जरूरी है, वही लोग कई तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम किया जाना चाहिए, पहला ये प्रश्न आता है। समझ गए आप कि बनाना क्या है। और दूसरा प्रश्न क्या आता है कि कौन कौन से काम जो करने भी हैं उसके लिए संसाधनों का बंटवारा कैसा होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में विनिधान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसा हो। अब रिसोर्सेस में या संसाधनों में तीन सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो आप ध्यान रख लीजिए, हमेशा ही अर्थशास्त्र में इन पर बात होती है। पहला मैं बता चुका हूं, जमीन, भूमि। भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरा, जब मैंने मानव संसाधन की बात की थी, वहां से आता है श्रम, और श्रम वो है अर्थशास्त्र में जो मार्केटेबल हो, जिसको आप बेच पाए। अगर आप घर में काम कर रहे हैं और उसको कोई खरीद नहीं रहा है, वो बाजार तक नहीं जा रहा है, तो वो श्रम नहीं है। और यहाँ पर मैं तीसरी बात बता देता हूँ, पहले तीनों संसाधन बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा संसाधन क्या है? तीसरा होता है पूंजी, कैपिटल। मेरे पास जमीन भी है, मेरे पास लोग भी हैं, लेकिन लोगों को काम करने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये तीन जो है वो मूलभूत संसाधन है किसी भी अर्थव्यवस्था के। और मैंने आपको यहाँ पर बोला था बाजार। बाजार क्या होता है? जब मैं छोटा था तो बोलते थे कि चलो बाजार चलते, तो बड़ा शौक होता था बचपन में बाजार जाने का, कि चलो बाजार घूम करके आते हैं। तो बाजार में हम लोग दुकानें देखा करते थे। तो बाजार वो तो निश्चित रूप से है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है बाजार। बाजार कोई भी ऐसी जगह है जहां पर एक इंसान कुछ खरीद रहा है, दूसरा इंसान कुछ बेच रहा है। ठीक, तो अभी ऑनलाइन बाजार भी चलते हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, OLX है, शायद आपने सुना होगा। मेरे पास कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है, मैंने उस पर डाल दिया, आपको खरीदना है तो आप खरीद रहे हो, तो वो भी एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस या बाजार कोई भी ऐसी चीज है जहां पर दो लोग आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। तो जहां पर भी किसी भी तरह का लेन देन हो रहा है वो बाजार है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर दुकान दिख रही हो, है ना। तो वो आपका एक हो गया बाजार। लेकिन लेन देन के साथ साथ अगर पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, अगर पैसे भी हाथ बदल नहीं रहे हैं, तो फिर वो बाजार नहीं है। फिर तो वो चैरिटी हो गई या मंदिर हो गया। आप जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो बाजार नहीं है वो। बाजार वो है जहां पर लेन देन के साथ साथ किसी तरह का आर्थिक विनिमय भी हो रहा हो। समझ में आई बात? तो ये तीन चार चीजें हैं। मैंने दो प्रश्न बताए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है भूलिएगा नहीं। पहला है संसाधनों का विनिधान कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि समाज में कौन सी चीजें हैं जो बनाई जानी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो नहीं बनाई जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ दुर्गा की मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, मूर्तिकार हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी होती है, तो वहां पर गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। ठीक है, तो एक तरह से बाजार में डिमांड आती है, मांग आती है कि गणेश की मूर्तियां बनाइए। अब गणेश जी की मूर्ति बनाने की डिमांड आती है तो लोग उस तरफ संसाधन लगा देते हैं, लेकिन वो डिमांड पश्चिम बंगाल में नहीं आती, यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने की डिमांड आती है। तो जिस तरह की समाज में मांग आ रही है, अगर आप उस तरह की डिमांड पूरी करोगे तो बोला जाता है कि वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। मतलब क्या हुआ? संसाधनों का वो बेहतर प्रयोग है। तो जब हम वो ऐसा कुछ बना रहे होते हैं जिसको समाज की जरूरत है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके जो समाज के पास है और वो सीमित है ना, तो उसको बोला जाता है कि ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि संसाधनों का बेहतर उपयोग है ये। आई बात समझ में आपको? तो ये सारे जो बेसिक छोटे छोटे मुद्दे थे उन सारे को हमने देख लिया है। और ये हमारी जो पुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय की, उसमें पहला सेक्शन था सामान्य अर्थव्यवस्था। तो सामान्य अर्थव्यवस्था में हमने ये सारे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको देख लिया है। जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारा पूरा अध्याय पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में मिल जाएगा कि कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, कौन से बिंदु हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।